Hello guys. So this is a special class for Naman students as madam is absent. So I'll take this class. Okay. So आज का जो क्लास है वो है क्लास 9 के ओके सेवा कोर्स के क्लास 9 का जो सोशल साइंस है, ठीक है। सोशल साइंस की जो चैप्टर पार्ट 3 है, पार्ट 3 के इकोनॉमिक्स पार्ट के चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो इस चैप्टर के एक्चुअली पहले मैंने एक ऑडियो क्लास लिया था, है ना। उस ऑडियो क्लास में मैंने कुछ डेफिनेशंस बताए थे, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, कि मतलब इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है, इसके कैसे डिफाइन करते हैं वो बताया था मैंने ऑडियो क्लासेस में, ठीक है। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बहुत कुछ डेफिनेशन दिए थे, बहुत अलग अलग डेफिनेशंस दिए थे, तो वो हमने डिस्कस किए थे ऑडियो क्लास में, ठीक है। तो उस क्लास में मैंने बताया था कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, ठीक है। ये होगा मतलब एक रिवीजन पहले मतलब पिछले क्लास के। आज हम कुछ अलग पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी आगे पहले जो मतलब स्टार्ट करेंगे हम स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, स्कोप का लिटरल मीनिंग सबको पता है। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ है और इकोनॉमिक्स से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, ये सब होगा स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अभी स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ने के पहले मतलब हमें कुछ टर्म्स को जानना ज़रूरी है। जैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, बहुत सारे इकोनॉमिक टर्म मतलब हमको मिलेगा, जैसे गुड्स है, कंजम्पशंस है, फिर प्रोडक्शन है, फिर मार्केट्स है, ठीक है। ये सब मिलेगा इकोनॉमिक्स में। अभी हमको ये सब मतलब लिटिल मीनिंग लेने से नहीं चलेगा, हमको इसका वर्ड का इस इंग्लिश वर्ड का मीनिंग पता है, पर इकोनॉमिक्स में ये क्या चीज़ होता है इसका मीनिंग कुछ अलग भी हो सकता है। इसीलिए ये सब टर्म्स को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स समझने के लिए ये सब टर्म को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो कुछ टर्म्स हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 है कंजम्पशन। कंजम्पशन इंग्लिश में मतलब कंज्यूम करते हैं, जो जिस चीज़ को हम कंज्यूम करते हैं उस प्रोसेस को कंजम्पशन बोलते हैं। द एक्टिविटीज व्हिच लीड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स आर नोन एज कंजम्पशंस, ठीक है। तो हमारे जो वांट्स है, इसका मतलब जो ज़रूरत है उसको जो सेटिस्फाई करता है जो चीज़, उसको हम कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक है। ज़रूरत को जो चीज़ पूरा करता है, ठीक है। हमारा कुछ ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत को जो चीज़ पूरा करता है उसको हम कंजम्पशन बोलेंगे। अभी फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा हंग्री है, भूखा है, उसको क्या चाहिए? खाना चाहिए, है ना, मिल। तो इस मिल को हम बोलेंगे खाना, इस खाने को बोलेंगे कंजम्पशन, ठीक है। उससे क्या होगा, ये ज़रूरत पूरा होगा, हंग्री, ठीक है। हंग्रीनेस ऐसे ज़रूरी नहीं कि मतलब सब ऐसे टेंजिबल हो, ठीक है। सारे कंजम्पशन टेंजिबल हो ये ज़रूरी नहीं, ठीक है। टेंजिबल मतलब जिस चीज़ का मेटेरियलिस्टिक मतलब ये है एग्जिस्टेंस है, मटेरियल एग्जिस्टेंस जिस चीज़ का है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल। अभी मील जो है, खाना है, राइस, वेजिटेबल, रोटी जो भी है, इसका मटेरियल एग्जिस्टेंस है ना, ये हो गया टेंजिबल। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो कंजम्पशन होता है ये ऐसा मतलब टेंजिबल होगा, ठीक है। अभी मैं इनटेंजिबल एक कंजम्पशन के बारे में बताऊंगा। हमारे मेंटल पीस के लिए क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट, ठीक है। एंटरटेनमेंट किससे मिलता है? किसी किसी को एंटरटेनमेंट मूवीज से मिलता है, ठीक है।
अभी जो मूवी देख के जो एंटरटेनमेंट, जो हमको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो तो टेंजिबल चीज़ नहीं है ना, वो सेटिस्फेक्शन जो है वो टेंजिबल नहीं, ठीक है ना। तो वो एक जो एंटरटेनमेंट, या तो हम ऐसे टीचिंग हो गया, नॉलेज हो गया, ये सब है ना। टीचिंग, टीचिंग से जो मिलता है नॉलेज, है ना। किसी को नॉलेज चाहिए तो क्या चाहिए, मतलब क्या करेगा वो, नॉलेज कंज्यूम करेगा। किसी को विजडम चाहिए तो नॉलेज कंज्यूम करेंगे। ये टेंजिबल नहीं है, नॉलेज टेंजिबल नहीं है, ठीक है। एंटरटेनमेंट मतलब टेंजिबल नहीं है। मूवी हो सकता है टेंजिबल, पर एंटरटेनमेंट टेंजिबल नहीं है, हम फील कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंजम्पशन सिर्फ टेंजिबल होगा ऐसे नहीं, इनटेंजिबल भी हो सकता है। मतलब मोटी बात में ये बोल सकते हैं हम कि मतलब जो ज़रूरत है, जो चीज़ हमारी ज़रूरत पूरा करता है, उसको हम कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक है। एक खाना एक ज़रूरत है, फिर हमको मान लीजिए ठंडी में विंटर में क्या चाहिए, मैट्रेस चाहिए, है ना, कंबल चाहिए। ये सब चीज़ हमारे क्या है, ज़रूरत है। तो ये सब हो गया हमारा कंजम्पशन। हमको पैदल चलने के लिए क्या चाहिए, शूज़ चाहिए, है ना। ट्रैवल के लिए क्या चाहिए, कार चाहिए। तो ये सब ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत पूरा करता है। तो ये सब हो गया हमारा कंजम्पशन, ठीक है। अभी इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन क्या है पता चल गया आपको। अभी हम डिस्कस करेंगे एक दूसरा टर्म, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। अब जो चीज़ हम कंज्यूम करेंगे, मान लीजिए जैसे मील हो गया, या तो कार हो गया, या तो मैंने क्या बताया था शूज़ हो गया था, वो तो अपने आप नहीं बनेगा ना, उसको बनाना पड़ेगा। फैक्ट्रीज़ में हो, जैसे कार्स शूज़ को फैक्ट्रीज़ में बनाएंगे हम, है ना। मील के लिए राइस और ये सब जो सब्जियां वगैरह है, वो तो हम फील्ड में खेती करेंगे उसका, है ना। तो इसको क्या करना पड़ता है, प्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। इस मतलब जो जो हम कंज्यूम करेंगे, जो जिस चीज़ को हम कंज्यूम करेंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे, फील्ड में हो, फैक्ट्रीज में, जहाँ पे भी, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन, ठीक है ना। कंज्यूम करने के लिए सामान भी तो रेडी होनी चाहिए, वो अपने आप थोड़ी आएगा, उसको हमें उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, कंजम्पशन और प्रोडक्शन, ठीक है। दो चीज़ हमको मालूम पड़ गया। अब तीसरा हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मान लीजिए एक विलेज है, जो भी है, मान लीजिए नया गांव, मान लीजिए यहाँ पे राइस प्रोड्यूस होता है ना, बहुत सारा राइस प्रोड्यूस होता है। पर इस राइस की ज़रूरत तो सब जगह में है। आप दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में भी चाहिए, मुंबई में भी चाहिए, हैदराबाद में भी चाहिए, ये सब चीज़, सब जगह में क्या चाहिए, हमको राइस चाहिए। तो पर प्रोड्यूस कहाँ होता है, नया गांव, इस विलेज में। तो इस राइस को तो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, लाना पड़ेगा। कहाँ लाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत है, मुंबई हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, जहाँ जहाँ ज़रूरत है, उस चीज़ को लाना पड़ेगा कंजम्पशन के लिए, है ना। इस प्रोडक्शन को, इस प्रोड्यूस को, जो प्रोडक्ट है, इसको कहाँ प्रोड्यूस किया हमने, गांव में, नया गांव में। इसको कहाँ लाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे कंजम्पशन की ज़रूरत है। कहाँ पे, दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद, सब जगह में लोग रहते हैं, सबको राइस चाहिए, खाना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये सब जगह में लाएंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हमने तीन चीज़ डिस्कस किया। तीन चीज़ क्या है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी इसके बाद हम चौथा चीज़ डिस्कस करेंगे। चौथा जो फोर्थ टर्म है वो है एक्सचेंज। थोड़ा ब्रॉडली करना पड़ेगा, ठीक है, इसका समझने के लिए थोड़ा
मान लीजिए ये दिल्ली है और यहाँ पे नया गांव है जहाँ पे राइस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, दिल्ली में, सॉरी नया गांव में। नया गांव में क्या बोले हमने कि राइस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अभी दिल्ली के लोगों को भी तो राइस चाहिए। मान लीजिए नया गांव में 6000 kg राइस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उससे नया गांव वाले को कितना चाहिए, 2000 kg खुद की कंजम्पशन के लिए नया गांव को 2000 kg चाहिए। एक्स्ट्रा कितना रह गया, 4000 kg बच गया, ठीक है। तो ये दिल्ली वाले को भी तो राइस चाहिए खाने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, दिल्ली वाले इनसे 4000 kg राइस मांग लेंगे, ठीक है। पर अभी फ्री में क्यों मांगेंगे भाई, नया गाँव वाले इतने मेहनत से करेंगे ना ये सब खेती वगैरह, वो फ्री में थोड़ी मुफ्त में दे देंगे। उसके लिए क्या होगा, देखिए लोगों को मतलब अपने लाइफस्टाइल में जीने के लिए बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत होती है, सिर्फ राइस से तो नहीं होता। मान लीजिए मेडिसिन भी तो चाहिए लोगों को, है ना। अब क्या होता है, मेडिसिन कहाँ बनता है, मेडिसिन की फैक्ट्री कहाँ है, मान लीजिए दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में मेडिसिन मान लीजिए कुछ 10,000 टैबलेट्स बनाए दिल्ली वाले ने, ठीक है। मान लीजिए इससे दिल्ली वाले की कंजम्पशन के लिए 5000 खुद को चाहिए, उनको 5000 टैबलेट्स खुद को चाहिए उनकी खुद की कंजम्पशन के लिए, ठीक है। बाकी कितना रहेगा, 5000 टैबलेट्स, ठीक है। अब क्या करेंगे दिल्ली वाले क्या करेंगे, नया गाँव वाले जो मेहनत से 4000 kg एक्स्ट्रा राइस प्रोड्यूस किए थे वो ले लेंगे अपने ज़रूरत के लिए। और ये नया गांव वालों को जो मेडिसिन, इनको भी तो मेडिसिन चाहिए, इसकी राइस की बदले क्या करेंगे, अपना जो एक्स्ट्रा टैबलेट्स बच गए, मेडिसिन बच गए, वो नया गांव वाले को दे देंगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, सबका ज़रूरत पूरा हो गया, नया गांव वाले की ज़रूरत पूरा हो गया, दिल्ली वाले की ज़रूरत पूरा हो गया, किसी का मेहनत बेकार नहीं गया, ठीक है। ये अपने मेहनत के लिए, जो मेहनत से जो 4000 kg एक्स्ट्रा राइस प्रोड्यूस किए थे उससे क्या मिला, वो दिल्ली वाले को दे दिया, और उसके बदले में क्या मिला, उनकी ज़रूरत की 5000 टैबलेट्स मिल गए। और दिल्ली वाले जो अपने मेहनत से मतलब 10,000 टैबलेट्स बनाए थे और उसका खुद की कंजम्पशन के बाद 5000 बच गए थे, वो क्या करेंगे, नया गाँव वालों को दे देंगे, उसके बदले क्या मिलेगा, उनकी ज़रूरत की राइस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सचेंज, ठीक है। तो ये टर्म मैंने डिफाइन कर लिया। चौथा टर्म क्या है, एक्सचेंज, ठीक है। ये हो गया चौथा टर्म। अब फिफ्थ टर्म, मनी। मनी को डिफाइन करने के लिए जो मैंने एक्सचेंज बताया था अभी 4 नंबर, मतलब जो मैंने टर्म बताया था उसको फिर मैं यूज़ करूँगा मनी को समझाने के लिए, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया था दिल्ली वाले, ठीक है, दिल्ली। मान लीजिए मुंबई वाले भी को मैंने कंसिडर कर लिया, और मान लीजिए बेंगलोर वाले को भी कंसिडर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मान लो नया गांव है, राइस। ये लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, नया गांव वाले राइस की खेती की। दिल्ली वाले मान लो मेडिसिन, मुंबई वाले मान लो क्लॉथ्स की फैक्ट्री है। बेंगलुरु वालों को मान लो, ऐसे तो बेंगलोर सॉफ्टवेयर की मतलब हब है, आईटी हब, फिर भी मतलब समझाने के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा, तो बेंगलोर को मान लिया मैंने, शूज़ बनाते वो लोग, ठीक है, बेंगलोर में।
तो एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि दिल्ली में क्या बनता है, मेडिसिन्स, मुंबई में क्लॉथ्स, बेंगलोर में शूज़, नया गांव में राइस। अभी भाई दिल्ली वाले को राइस चाहिए, मुंबई वाले को मान लो राइस चाहिए, पर बेंगलोर वाले ने क्या किया, हैदराबाद से राइस ले लिया। ठीक है, राइस हैदराबाद से ले लिया बेंगलोर वाले ने। ठीक है, पर इनको बेंगलोर में जो शूज़ चाहिए, शूज़ बनता है, वो तो नया गांव वाले को चाहिए, है ना, ये शूज़ चाहिए, पर बेंगलोर वाले को राइस नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो नया गांव वाले शूज़ कैसे लेंगे बेंगलोर वाले से, क्योंकि ये लोग तो बदले में सिर्फ राइस दे सकते, तो इनको राइस नहीं चाहिए, ये लोग हैदराबाद वाले से राइस ले लेते, ये तो सिर्फ शूज़ बनाते हैं। ठीक है, तो शूज़ कैसे देंगे, क्योंकि राइस तो लेना नहीं है इनको, है ना। वैसे मान लो फिर क्या बोलते हैं, हैदराबाद वाले राइस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, तो इनको क्लॉथ चाहिए, पर क्लॉथ ये लोग मान लो चेन्नई वाले से ले लेते, चेन्नई वाले से हैदराबाद वाले क्लॉथ्स ले लेते, है ना। तो मुंबई वाले को राइस चाहिए, राइस कहाँ से लेंगे, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। मतलब किसी को, मतलब मान लीजिए जिसके पास जो चीज़ चाहिए, मतलब राइस है, इसको मेडिसिन चाहिए, पर दिल्ली वाले को राइस नहीं चाहिए, कहीं और से ले लेते दिल्ली वाले राइस, तो मेडिसिन ये लोग कैसे लेंगे इनसे, बदले में क्या लेंगे, मतलब मेडिसिन लेने के लिए बदले में क्या देंगे, इनके पास तो सिर्फ राइस है। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना, है ना। उसके ऊपर और एक प्रॉब्लम भी है, दिल्ली वाले के पास मान लो, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया, 5000 एक्स्ट्रा टैबलेट्स है, नया गांव वाले के पास कितना बोला था, 4000 kg एक्स्ट्रा राइस है। अभी कितने राइस के बदले कितने टैबलेट्स होगा, 4000 kg राइस देने से 5000 मिलेगा क्या, कितना टैबलेट्स मिलेगा, क्या होगा। इनको मान लो राइस चाहिए 4000, पर इनको 5000 टैबलेट चाहिए ही नहीं, इनको मान लो 500 चाहिए। मान लो इनको 500 टैबलेट चाहिए नया गाँव वाले को, है ना, पर इनको 4000 kg राइस चाहिए, तो 500 टैबलेट के बराबर तो 500 टैबलेट्स होगा नहीं, सॉरी 4000 kg राइस के बराबर तो 500 टैबलेट होगा नहीं। अब क्या करेंगे ये लोग, तो ऐसे मतलब जो मुश्किलात आते हैं, इसको हटाने के लिए क्या किए, एक सिस्टम लाए जो बोलते मनी सिस्टम। ठीक है, मनी सिस्टम में क्या होता है, हर एक चीज़ का प्राइस फिक्स रहता है, इंटरमीडिएट सिस्टम है मनी, है ना। मान लो दिल्ली में अब मनी सिस्टम में क्या होता है, मान लीजिए दिल्ली वाले क्या मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं, मान लो 5000 टैबलेट्स हैं इनके पास एक्स्ट्रा, इनके पास 4000 kg राइस है एक्स्ट्रा अपने कंजम्पशन की बात। ठीक है, आप ये लोग क्या करेंगे, एक एक टैबलेट का प्राइस फिक्स कर लेंगे। ठीक है, मान लो एक टैबलेट का कुछ 5 रुपीज़, सिमिलरली ये लोग 1 kg राइस का फिक्स कर लेंगे कुछ 70 रुपीज़, है ना। तो उससे क्या होगा, इनको अगर 500 चाहिए टैबलेट्स, तो अपने हिसाब से पैसे दे देंगे, 500 टैबलेट का जो भी होता है 2500 रुपीज़ ये लोग नया गाँव वाले दे देंगे दिल्ली वाले को, 500 लेके चले जाएंगे। इनको पूरा 4000 kg राइस चाहिए, तो उसके हिसाब से क्या होगा, 4000 kg इंटू 70 रुपीज़ जो भी होता है 2,80,000 दे देंगे। ठीक है ना, तो ये होता है मतलब माने क्या, एक कन्वीनियंस, जिसको जितना अमाउंट चाहिए उतना ही ले लेंगे आपने, क्योंकि पैसे का जो मनी सिस्टम है वो बीच में है। अभी अगर मनी नहीं होता तो इनको तो भाई इनको सिर्फ 500 टैबलेट चाहिए, 500 टैबलेट के बदले ये लोग तो 4000 kg राइस नहीं दे सकते, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, ये मनी सिस्टम अपने कन्वीनियंस के लिए मनी सिस्टम यूज़ होता है। ठीक है, एक इंट्रोड्यूस किया गया। उससे और एक चीज़ होता है जो मैंने बोला था, मुंबई में क्लॉथ्स बनता है, ठीक है ना,
मुंबई में क्लॉथ, चेन्नई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में शूज़, ऐसा है ना, बेंगलोर में शूज़। तो क्या होता है, इसके इन बंदे के पास अगर पैसा है 4000 के जी राइस, मतलब मान लो दिल्ली वाले को बेच दिया, तो पैसा है उनके पास, तो पैसे से अपने हिसाब से बेंगलोर से शूज़ लेंगे, मुंबई से क्लॉथ्स लेंगे, दिल्ली से मेडिसिन लेंगे। ज़रूरी नहीं कि मतलब सारे मतलब एक ही मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो बनता ना, पहले दिखाया था मैंने, यहाँ से ये वो, ऐसे ज़रूरी नहीं है। आप मतलब एक आसान तरीके से वो ले सकते हैं, सिर्फ पैसा देना है। इनको तो राइस देना नहीं, इसको भी राइस देना नहीं, इसको राइस देना नहीं, है ना। पूरा राइस मान लो दिल्ली वाले को दे दिया, तो पैसे ले लिया, पैसे से क्लॉथ्स लेंगे, मुंबई वाले से, बेंगलोर वाले से शूज़ ले लेंगे। अगर पैसा नहीं होता तो क्या होता, पूरा 4000 के मतलब किलो राइस इनको देना पड़ता, उससे सिर्फ 500 टेबलेट, बाकी क्लॉथ्स और शूज़ कहाँ से लेते हैं, है ना। तो पैसे का ये सिस्टम आ गया, इसीलिए कन्वीनियंस के लिए ये जो इंटरमीडिएट सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं, मनी सिस्टम, है ना। पेपर मनी जो भी है, ये सिस्टम हो गया, ये मनी सिस्टम। तो मनी टर्म मतलब मैंने एक सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश किया, तो इतना ही समझ लीजिए आप लोग। बाद में जब डिटेल में बात करें तो मनी तो ऐसे, मनी सबको पता ही है, ये डेफिनेशन मनी क्या चीज़ होता है सबको मालूम है। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको मनी की ज़रूरत नहीं है, मनी पता नहीं, ठीक है। तो ये एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन था। अभी 7th टर्म है वो है इनकम। इनकम तो सबको मालूम है, अभी जैसे मैंने बोला 4000 के जी राइस अगर बेच देना है और दिल्ली वाले को, तो जो पैसा मिलेगा वो होगा इनकम, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे, दिल्ली वाले मेडिसिन बेचेंगे नया गाँव वाले को, 500 टेबलेट बेच दे तो उससे पैसा मिलेगा, वो होगा इनकम। फिर मुंबई वाले से नया गाँव वाले क्या लेंगे, कपड़ा लेंगे, तो मुंबई वाले को जो पैसा मिला वो होगा मुंबई का इनकम। तो ऐसे सबका जो इनकम, इसको इनकम बोलते हैं। और सबका जो दिल्ली का, पूरा देश का मतलब जो पॉपुलेशन का, दिल्ली वाले, मुंबई वाले, नया गाँव वाले, कलकत्ता वाले, हैदराबाद वाले, मुंबई, सब लोगों की जो इनकम होता है, टोटल इनकम होता है, उसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। ओके, ये हो गया टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये हो गया नेशनल इनकम, ठीक है। अभी इकोनॉमिक्स में आप लोगों को और एक चीज़ मिलेगा, वो हो गया पर कैपिटा इनकम। ये क्या होता है, ठीक है। आप मान लो जो टोटल इनकम होता है, इसको अगर हमने, जो कंट्री का टोटल इनकम होता है उसको अगर कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा हमको, एवरेज इंडिविजुअल इनकम। समझ में आया, ये सिंपल मैथ्स है। जो टोटल इनकम है कंट्री के, उसको अगर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, एक एक इंसान का मतलब इनकम मिल जाएगा, एवरेज इनकम मिल जाएगा एक एक इंसान का, ठीक है। इस एक एक इंसान का एवरेज जो इंडिविजुअल इनकम है उसको क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। एवरेज इंडिविजुअल पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, एवरेज इंडिविजुअल इनकम को, ठीक है। टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से अगर डिवाइड कर दिया तो पर कैपिटा इनकम मिलते, ठीक है। ये हो गया इनकम, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशंस। अभी नेक्स्ट टर्म है पब्लिक फाइनेंस, 7th टर्म। तो पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेब्ट, ठीक है। तो क्या है, पब्लिक रेवेन्यू, इट इज द स्टडी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट। पब्लिक क्या होता है भाई, ये जो आम पब्लिक थोड़ी होता है, वो पब्लिक होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेब्ट होता है उसको पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। अभी पब्लिक रेवेन्यू कहाँ से आता है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू कहाँ से आता है, टैक्सेस, ओके। टैक्सेस, जो टैक्स होते हैं, टैक्स लेते हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब है, उससे जो पैसा आता है, इनकम होता है, उसको बोले वही इनकम है गवर्नमेंट का, ठीक। गवर्नमेंट तो अपना पैसा नहीं बना सकते खुद के, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट को भी इनकम करना पड़ता है, ठीक है। तो वो इनकम क्या होता है, पब्लिक रेवेन्यू। गवर्नमेंट जो इनकम करती है अपने टैक्सेस से,
तो उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक रेवेन्यू। अभी गवर्नमेंट को जैसे मतलब इनकम करते हो, गवर्नमेंट खर्चा भी करती है, तो उसको बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। कहाँ पे खर्चा करती है भाई, रोड्स, हॉस्पिटल्स, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, कॉलेजेस है ना, ये सब जो बनाती है गवर्नमेंट, उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या तो पब्लिक एक्सपेंडिचर। इनकम, गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से, टैक्सेस से, उसको बोलते हैं पब्लिक रेवेन्यू। ठीक है, अब जैसे आम लाइफ में होता है, हमारे कॉमन मतलब डे टू डे लाइफ में होता है, अगर आपकी मतलब इनकम कम हो गया और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, तो आपको क्या करना पड़ता है, उधारी लेना पड़ता है। तो गवर्नमेंट जब उधारी लेती है उसको बोलते हैं पब्लिक डेप्ट। ओके, गवर्नमेंट कहाँ से उधारी लेती, अपने कंट्री के लोगों से लेते, ठीक है, वो डेप्ट ले सकती है, या तो फॉरेन कंट्री से ले सकते हैं, फॉरेन कंट्री से ले सकते हैं, या तो फॉरेन पीपल से ले भी सकते हैं, फॉरेन नेशन से, ठीक है, लोगों से, कंट्री से भी ले सकते हैं, नेशन से भी। या तो क्या होता है, मल्टीनेशनल कुछ ये है, मल्टीनेशनल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक है ना, ये सब जगह से ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पब्लिक डेप्ट। जो गवर्नमेंट डेप्ट लेगी मल्टीनेशनल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन से, वर्ल्ड बैंक से, उनसे, या तो फॉरेन कंट्री से, या फॉरेन नेशन से, या अपने देश के लोगों के जो लेंगे डेप्ट, उसको पब्लिक डेप्ट। जो खर्चा करेगी वो पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो ले मतलब इनकम करेगी वो पब्लिक रेवेन्यू। ये सारी चीज़ आता है पब्लिक फाइनेंस में। ठीक है, ये हो गया आपका 6th था इनकम। तो ये होगा 7th टर्म पब्लिक फाइनेंस। अभी जो 8th टर्म है वो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी वेलफेयर इकोनॉमिक्स को समझाने के लिए मैं पर कैपिटा इनकम को फिर यहाँ पे समझाऊंगा। जैसे मान लो इंडिया के नेशनल इनकम मतलब टोटल इनकम मान लो कुछ 5 लाख करोड़ है ना, ये है 5 लाख करोड़ है ना, ये इंडिया का टोटल इनकम है। इसको क्या बोलते हैं, जैसे मैंने पहले डिफाइन किया, नेशनल इनकम। ठीक है, अभी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितना है, 130 करोड़। इसका मतलब पर कैपिटा इनकम इंडिया का कितना है, कितना हो जाएगा, ठीक, ये अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली कितना है, 4000 रुपीज़ इंडिया के। इसका मतलब हर एक मतलब इंडिविजुअल एवरेज इनकम इंडिया के लोगों की क्या है, 4000 रुपीज़। अब हमको ये पता है, ये तो हमको सबको पता है, हर एक बंदे की इनकम 4000 रुपीज़ है क्या। अगर 4000 रुपीज़ होता तो लोगों के पास ये नहीं होता, मतलब गरीबी क्यों होता। और ऐसे 4000 भी गरीबी है, फिर भी देखिए ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनके पास 4000 रुपीज़ की इनकम नहीं है। घर तो दूर की बात, 2 टाइम की खाना नहीं मिलता। ठीक है ना, भाई नेशनल इनकम भाई 5 लाख करोड़ है, पर कैपिटा है 4 लाख मतलब 4000। ये कैसे फिर मतलब ये 2 टाइम की खाना नहीं मिलता लोगों को, ये क्यों। इसका मतलब ये है कि मतलब
इंडिविजुअल जो इनकम है 4,000 एवरेज है, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक बंदा 4,000 कमा रहा है ना। कोई बंदा साल में कितना कमा रहा है, 5 करोड़ या तो 500 करोड़ कमा रहा है, और कोई बंदा 500 कमा रहा है ना। एक बंदा 500 करोड़ कमा रहा है और एक बंदा 500 कमा रहा है, तो दोनों का मिलके क्या होता है 500 करोड़ 500 रुपीज़ ऐसे कुछ। तो उसका एवरेज इनकम तो 250 करोड़ हो गया है ना। दो बंदे की है, टोटल इनकम 500 करोड़ प्लस 500 रुपीज़, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल एवरेज कितना हो गया 250 करोड़, 250 करोड़ हो गया इंडिविजुअल एवरेज इनकम। पर इसका मतलब ये है क्या, ये जो 1 नंबर बंदा है, ये 2 नंबर बंदा है, उसका भी 250 करोड़ है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो 500 रुपीज़ ही है उसके पास, है ना। एवरेज दोनों को मिला के अगर एवरेज इंडिविजुअल इनकम लेंगे तो 250 करोड़ है। पर रियल सिचुएशन में क्या है, इस बंदे के पास 500 करोड़ है, इसके पास सिर्फ 500 रुपीज़ है, ठीक है ना। तो ऐसे होता है, जो पॉपुलेशंस होती है 130 करोड़, इनमें से किसी के पास 5,000 करोड़ है, किसी के पास 500 करोड़ है, और किसी के पास 5 रुपीज़ भी नहीं है ना। इसीलिए तो गरीबी है। तो इसका मतलब क्या है, इनइक्वेलिटी है, इसको बोलते इनइक्वेलिटी ना। इक्वल इनकम नहीं है भाई। देश का इनकम हो सकता है 5 लाख करोड़ या तो 6 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, इसका मतलब नहीं है हर बंदे के पास इक्वल इनकम है। इसको पूरे टोटल पॉपुलेशन से आपने डिवाइड कर दिया और जो इनकम मिल गया वो इक्वल है, मतलब एक एक के पास है, वो नहीं है। इसके लिए आ जाता है इनइक्वलिटी टर्म, है ना। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं भाई देश का जो ग्रोथ है, जो टोटल इनकम है, इसका फ़ायदा इक्वल नहीं मिल सकता। वो अलग बात है कि मतलब हर एक बंदे को इक्वल नहीं मिल सकता, कम से कम इसका ग्रोथ का फ़ायदा, इनकम का फ़ायदा हर एक बंदे के पास पहुँचे, ताकि कोई भी बंदा भूखा ना रहे। कम से कम 2 मील मिले उसको, है ना, भूखा ना रहे, कम से कम भूखा ना रहे, खाना मिले हर एक बंदे के पास। इस जो इनकम है, टोटल इतना इनकम है, इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, ठीक है ना। इस मतलब ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट, मतलब जो इकोनॉमिस्ट वगैरह या तो जिस इकोनॉमिक्स की जिस मतलब ब्रांच में ये डिस्कशन करते, ये लोग डील करते, उसको क्या बोलते, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, है ना। एक बहुत ही पॉपुलर वेलफेयर इकोनॉमिस्ट है, कौन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिस्ट हैं और जिनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक साइंस में, ठीक है ना। ये हो गया हमारा वेलफेयर इकोनॉमिक्स। जो 9th टर्म है वो है इकोनॉमिक्स ऑफ एनवायरनमेंट है। इसको समझने के लिए देखिए, अभी जो ग्रोथ हो रहा है देश की, जो इनकम हो रहा है, ये सब किससे हो रहा है, इंडस्ट्री, बेसिकली एग्रीकल्चर से भी होता है, और टर्शियरी जो है आईटी वगैरह, सर्विस सेक्टर से भी होता है, ठीक है ना। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विस। अब इंडस्ट्री में क्या होता है, इतने पोल्यूशन होता है ना, बहुत पॉल्यूटेंट्स क्रिएट होते हैं, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, हर एक टाइप के पोल्यूशन होता है, एयर, वाटर, फिर सॉइल पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, सब तरीके की पोल्यूशन होता है इंडस्ट्री में। एग्रीकल्चर में भी होता है, आप फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं ना, इससे भी तो पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो रहा है। तो इससे क्या होता है, ये सब चीज़ से अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, अपनी इनकम बढ़ती है, ग्रोथ होता है, ये सब इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से, टर्शियरी फर्टिलाइज़र यूज़ करने से। पर उसके साथ साथ क्या होता है, एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड होते जाता है, ठीक है। एनवायरनमेंट को बैलेंस में रखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है ना। अगर आप एनवायरनमेंट को बैलेंस में नहीं रखा तो क्या होता है, बहुत कुछ होता है, बीमारी होते हैं, बहुत बीमार होते हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से, है ना। तो एनवायरनमेंट को बैलेंस में रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। पर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो चाहिए, इसीलिए इंडस्ट्री भी चाहिए, फर्टिलाइज़र भी चाहिए, सब कुछ चाहिए।
तो इस दोनों चीज़ की एक बैलेंस होनी चाहिए भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए हमको, साथ साथ एनवायरनमेंट को भी बचाना है ना। ये चीज़ जो मतलब ब्रांच डील करता है इकोनॉमिक्स के, उस ब्रांच को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हो गया अपना 9th टर्म। अभी हमारा जो 10th टर्म है वो है एफिशिएंसी। ये हो गया एफिशिएंसी। द एफिशिएंट यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू बिल्ड सोसाइटी इज द बेसिक सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। The efficient use of scarce resources to accelerate the process of production will lead to the increase of economic welfare. अभी हमेशा क्या होता है, डिमांड क्यों रहता है हर चीज़ की? क्योंकि प्रोडक्शन हमेशा, डिमांड जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन हमेशा कम होता है ना। इसीलिए तो हमको रेट वगैरह होता है ना, चीज़ की डिमांड रहता है, प्राइस रहता है। अब क्या होता है, जो रिसोर्सेस है हमारे पास, मान लीजिए सॉइल है, इंडस्ट्री है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज, वो हमेशा कम होता है, हमेशा डिमांड के हिसाब से नहीं होता, डिमांड से कम होता है, स्कार्स होता है ना। अभी मान लो उसको तो हम इनएफिशिएंटली भी यूज़ कर सकते हैं हाँ? एक राइस फील्ड है मान लो, यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से खेती किया, फर्टिलाइज किया, साइंटिफिक तरीके से किए, तो आपको 100 kg राइस मिल सकता है। उसी को अब अगर आप बिना इरिगेशन के, बिना फर्टिलाइज़र के, बिना इससे जिप्स ऐसे ही कुछ केयर नहीं लिया, ऐसे ही कर दिए, तो आपको क्या मिलेगा, 10 kg है ना। आपके पास तो लैंड अनलिमिटेड नहीं है ना, आपका ज़रूरत है 100 kg, ज़मीन इतना ही है, ज़मीन तो इतना अनलिमिटेड नहीं है कि भाई पार इतने मतलब इसे मान लो 2 हेक्टर है ज़मीन, इतना ज़मीन नहीं है आपके पास कि मतलब यहाँ पे अगर 10 kg भी प्रोड्यूस हुआ, कहीं और अगर 10 kg, कहीं और 10 kg कर दिया प्रोड्यूस, और हमको 100 kg प्रोडक्शन मिल गया और अपनी ज़रूरत पूरा हो गया, ऐसा तो नहीं है। ज़मीन तो कम है ना भाई, तो क्या है, हमें इस 2 हेक्टर ज़मीन में ही क्या करना है, 100 kg इंस्टेड ऑफ 10 kg हमें 100 kg प्रोड्यूस करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फर्टिलाइज़र करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा, इरिगेशन करना पड़ेगा, बहुत सारे। इसको बोलते जो ऐसे करके जो हम प्रोडक्शन बढ़ाते उसको बोलते एफिशिएंट यूज़। ठीक है, ये हो गया आपका एफिशिएंसी। तो मैंने इतने टर्म्स बता दिए इकोनॉमिक्स के, है ना, इन काम बता दिया, और क्या बताया, इकोनॉमिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, और क्या बताया, पब्लिक फाइनेंस, और क्या बताया था, मनी सिस्टम, है ना, फिर एक्सचेंज, इसके बाद वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इसके बाद बताया था मैंने, मतलब इसके पहले बताया था मैंने, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद प्रोडक्शन, इसके बाद कंजम्पशन, ये सब टर्म मैंने डिफाइन किया था। ये सब टर्म क्यों डिफाइन किया था, इसीलिए कि जब हम इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे ये सब टर्म्स हमको मिलेगा और ये सब भी डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स का डिस्कशन मतलब इनकम, प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, मनी, पब्लिक फाइनेंस, इकोनॉमिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, फिर अपना वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये सब भी डिस्कस करेंगे। ये सब, इन सारे टर्म्स का डिस्कशन होगा इकोनॉमिक्स का डिस्कशन, इसीलिए ये सब हो गया इकोनॉमिक्स का स्कोप। मतलब इकोनॉमिक्स जब डिस्कस करेंगे हम, इकोनॉमिक्स समझेंगे, इनको समझना पड़ेगा, है ना, इनको डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब हो गया इकोनॉमिक्स का स्कोप। मैंने टर्म बोला था कि कुछ टर्म डिफाइन करूंगा मैं, और डिफाइन किया और फिर आप लोगों को बताया कि ये स्कोप होता है इकोनॉमिक्स का, है ना। अभी आगे हम देखेंगे कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स।
ठीक है ना। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है जिसको मैं डिफाइन करूंगा वो हो गया गुड्स। ठीक है, ये हो गया गुड्स। गुड्स क्या होता है? ऑल कमोडिटीज एंड सर्विसेज व्हिच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर नोन एज गुड्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जितना भी कमोडिटीज है एंड सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारी ज़रूरतें पूरा करता है इन सबको गुड्स बोलेंगे। ऐसे रियल लाइफ में, मतलब ऐसे फिजिकल लाइफ में हम क्या सोचते हैं, सिर्फ कमोडिटीज को गुड्स बोलते हैं ना, आलू प्याज राइस जो भी हो गया। पर अभी इकोनॉमिक्स में क्या है, कमोडिटीज एंड सर्विसेज, जो पहले भी मैंने बताया था। ठीक है ना, कंजम्पशन की डेफिनेशन में बताया था, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, है ना, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कंजम्पशन। तो यहाँ पे ये समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है ना, सिर्फ कमोडिटीज हमारी ज़रूरत पूरा ही नहीं करता, कुछ सर्विसेज भी चाहिए। जैसे हमारे नॉलेज के लिए क्या चाहिए, टीचिंग चाहिए, है ना। तो ये टीचिंग भी हमारे लिए गुड हो गया, मतलब गुड्स हो गया। फिर एंटरटेनमेंट हो गया, है ना। इसे देखिए, गुड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टेंजिबल सच एज टेबल्स, चेयर्स, हाउसेस, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, फूड, क्लॉथ्स एटसेट्रा, एंड इनटेंजिबल सच एज सर्विसेज ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, सोल्जर्स, लॉयर्स एटसेट्रा। ठीक है ना, तो क्या बोला, गुड्स मतलब गुड्स की दो कैटेगरी होते हैं। ठीक है ना, एक क्या होता है टेंजिबल, ठीक है, दूसरा होता है इनटेंजिबल। तो गुड्स की कैटेगरीज क्या होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, अब टेंजिबल क्या है, जिसका मतलब मैंने पहले बताया मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस है। ठीक है ना, जैसे आप लोग को चेयर्स है, टेबल्स है, यहाँ पे दिया हुआ हाउसेस, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, फूड, क्लॉथ एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब हाउसेस, कार, है ना, फूड, चेयर्स, ये सब हो गया टेंजिबल गुड्स, है ना। इनटेंजिबल टीचर्स, सर्विस, फिर आप लोगों का लॉयर, है ना, सोल्जर, ये सब हो गए इनटेंजिबल। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में ये सारे चीज़ को हम गुड्स बोलेंगे, क्योंकि ये सब ज़रूरत है हमारी। ठीक है, जैसे कपड़े की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, कार की, चेयर्स की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे वकील की भी ज़रूरत है, लॉयर्स की ज़रूरत है, टीचर्स की ज़रूरत है, सर्विस सोल्जर्स की ज़रूरत है। तो मतलब इन सब चीज़ को हम गुड्स बोलेंगे, क्योंकि इन सब की हमें ज़रूरत है। ये सारे चीज़ हमारी ज़रूरत पूरा करता है। ठीक है ना, क्लॉथ, हाउस होल्ड, ये सब जो टेंजिबल है ये भी पूरा करता है, और ये जो टीचर्स है, सोल्जर्स है, लॉयर्स, इनकी सर्विस भी हमारी ज़रूरत पूरा करता है। ठीक है, तो इनकी सर्विस जो होता है, इस सर्विस को, मतलब टीचर्स को नहीं बोलेंगे, टीचर्स की सर्विस को, टीचिंग को, फिर सोल्जर्स की सर्विस को, लॉयर्स की सर्विस को, ये सब हो गए सर्विस गुड्स। और ये बाकी हो गए ये सब क्लॉथ, फूड्स, हाउस, ये सब भी हो गए गुड्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में गुड्स टेंजिबल और इनटेंजिबल होता है, और जो हमारी ज़रूरत पूरा करता है, वेदर इट इज़ टेंजिबल और वेदर इट इज़ इनटेंजिबल, सबको हम गुड्स बोलेंगे। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया इकोनॉमिक्स का। इसकी आगे भी गुड्स को और दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ना। ये हो गया आपका दो कैटेगरी में बताऊंगा। नंबर 1 हो गया कंजम्पशन गुड, नंबर 2 हो गया कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या क्या होता है अब मैं बताऊंगा, है ना। कंजम्पशन गुड्स सेटिस्फाई आवर वांट्स डायरेक्टली। ठीक है ना, जो हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं ना, जो मतलब गुड्स हमारे ज़रूरतें डायरेक्टली पूरा करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंजम्पशन गुड। ठीक है, जैसे क्लॉथ्स, फूड्स, है ना, फिर मान लो कार, फिर क्या है, टीचिंग भी है, ये सब हमारे ज़रूरतें डायरेक्टली मतलब पूरा करता है ना।
हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं ये सब, तो इसको बोलेंगे कंजम्पशन गुड। कैपिटल गुड क्या होता है, इनडायरेक्टली हमारी ज़रूरत पूरा करता है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है, कैपिटल गुड्स जो है वो किस में लगाते हैं, कंजम्पशन गुड्स की प्रोडक्शन में लगाते हैं, ठीक है। कंजम्पशन गुड्स की प्रोडक्शन में कैपिटल गुड्स लगाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कैपिटल गुड्स को हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, डायरेक्टली इसका फ़ायदा नहीं उठाते, या तो डायरेक्टली कैपिटल गुड्स हमारी ज़रूरतें पूरा नहीं करता, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स क्या करता है, कंजम्पशन गुड की प्रोडक्शन में। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, ये हमारा हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। अभी कपड़ा अपने आप तो नहीं आता, उसको कहाँ पे बनाते हैं, फैक्ट्रीज़ में, जहाँ पे क्या होता है, मशीन्स क्या करते हैं, कपड़ा बनाता है। तो मशीन्स भी हमारे ज़रूरतें पूरा कर रहा है, पर डायरेक्टली नहीं। कैसे, वो मशीन्स में कपड़ा बनता है, उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं ना, तो मशीन्स इनडायरेक्टली हमारे मतलब ज़रूरत पूरा कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स, ठीक है। अभी समझ में आ गया कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स की डिफरेंस, ठीक है। तो इसीलिए और एक टर्म बोलते हैं कंजम्पशन गुड होता क्या होता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है ना, प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे मशीन्स में हम रॉ मटेरियल्स डालते हैं और फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हम मतलब मिलता है उसको हम यूज़ करते हैं एज ए कंजम्पशन गुड। इसीलिए कंजम्पशन गुड्स को फिनिश गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है। और जो कैपिटल गुड्स है उसको इंटरमीडिएट गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया अभी मतलब दो तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं गुड्स को, कैसे कैसे, यहाँ पे कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, ठीक है। उसकी पहले भी मैंने बताया टेंजिबल गुड्स और इंटेंजिबल गुड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका गुड्स का कॉन्सेप्ट। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो यूटिलिटी। तो पावर ऑफ एनी गुड और सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज नोन एज यूटिलिटी, ठीक है ना। जो पावर है हमारे गुड्स की, है ना, जो पावर है हमारे ज़रूरत पूरा करने की, इसीलिए यूटिलिटी, उसको उस पावर को क्या बोलते हैं, यूटिलिटी, है ना। राइस की मान लो, राइस हमारा क्या करता है, भूखापन दूरी करता है ना, इसीलिए राइस क्या होता है, राइस का एक यूटिलिटी है, पावर है उसका, उस ज़रूरत पूरा करने का मतलब पावर है राइस के पास, है ना। ये डायरेक्ट यूटिलिटी जो टर्म है ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है ना, डायरेक्ट मतलब इसका मीनिंग आप मतलब नहीं निकाल सकते, उसको समझना पड़ेगा आपको। जो पावर होता है भूखापन दूर करने का, है ना, उस पावर को क्या बोलते हैं, यूटिलिटी, ठीक है। जैसे एक डॉक्टर का जो सर्विस है, डॉक्टर सर्विस, उस सर्विस का क्या पावर है, वो आपकी बीमारी को दूर कर सकता है ना। डॉक्टर्स का जो सर्विस है वो आपकी बीमारी को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है ना, इलनेस को दूर कर सकता है। इसीलिए उस सर्विस की जो पावर है, इलनेस दूर करने की जो पावर है, उसको क्या बोलेंगे, यूटिलिटी, है ना। तो गुड्स का यूटिलिटी क्या होता है, गुड्स का वो ज़रूरत पूरा करने का, गुड्स का जो पावर है उसको गुड्स की यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है वेल्थ, ओके, ठीक है। इसको भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ऑल गुड्स आर नॉट वेल्थ। इन ऑर्डर टू बी रिगार्डेड एज वेल्थ, ए गुड मस्ट पोजेस 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, स्कर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड एक्सटर्नलिटी, ओके। 4 चीज़ चाहिए, कोई भी गुड्स उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए वेल्थ बनने के लिए, ठीक है। वो 4 कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगर कोई भी गुड्स के पास 4 कैरेक्टरिस्टिक है तो हम उसको यूटिलिटी वेल्थ बोल सकते हैं। तो फर्स्ट है यूटिलिटी, है ना। नंबर 2 क्या है, स्कार्सिटी। नंबर 3 क्या बोला था मैंने, ट्रांसफरेबिलिटी। और 4 नंबर बताया था मैंने, एक्सटर्नलिटी। अगर कोई भी गुड्स के मतलब ये 4 क्वालिटीज़ है तो उस गुड्स को क्या बोलेंगे हम, वेल्थ। क्या क्या, यूटिलिटी, उसकी
मतलब हमारी ज़रूरतें पूरा करने की उसकी पावर होनी चाहिए, उस तब जाके वो उसका यूटिलिटी रहेगा, ठीक है। दूसरा जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है स्कार्सिटी, एबंडेंट नहीं होना चाहिए, डिमांड होनी चाहिए उस चीज़ की, तब जाके वो वेल्थ बनता है, ठीक है। तीसरा है ट्रांसफरेबिलिटी, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और एक्सटर्नलिटी जो एक्सटर्नल में होता है, ठीक है। अभी मैं एक दो एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों का एग्जांपल, तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब मान लो सनलाइट की यूटिलिटी है कि नहीं, सन सब एनर्जी की सोर्स क्या है, सन, तो सन का यूटिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा है, हर एक काम में सन लगता है ना। ये एकदम प्लांट जो खाना बनाता है, और फिर प्लांट्स के ऊपर हम डिपेंडेंट है ना, तो हमारी पूरा लाइफ ही डिपेंडेंट है सन के ऊपर, है ना, सनलाइट के ऊपर। पर ये वेल्थ है क्या, हमारे सारे ज़रूरत तो सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली सनलाइट से पूरा हो रहा है, पर ये वेल्थ है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इसका स्कार्सिटी नहीं है, सनलाइट एबंडेंट है ना, इसीलिए सनलाइट वेल्थ नहीं है, ठीक है ना। दूसरा एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, सचिन तेंदुलकर, हम सब क्रिकेट देखते हैं ना, सचिन तेंदुलकर, इसका जो टैलेंट है, सचिन तेंदुलकर की जो टैलेंट है, वो टैलेंट वेल्थ है कि नहीं, सचिन तेंदुलकर की टैलेंट हमारी ज़रूरत पूरा करके, पर हमारी ज़रूरत पूरा कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं, हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है, देश की क्रिकेट टीम को बहुत आगे लेके जा रहा है, उसका बहुत ही ज़्यादा यूटिलिटी है सचिन तेंदुलकर की टैलेंट की, ठीक है। एबंडेंट भी नहीं है, ऐसा टैलेंट तो मिलता नहीं हर एक के पास, पर क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है ना। सचिन की टैलेंट को आप किसी और के पास आप ट्रांसफ़र कर सकते कि, बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। सचिन की टैलेंट को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी और प्लेयर को, है ना, तो इसीलिए क्या होता है, ये वेल्थ नहीं है, ज़रूरत बहुत है, एबंडेंट नहीं है, स्कार्सिटी है सचिन की टैलेंट, पर इसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी और को, ठीक है ना, इसीलिए सचिन का जो टैलेंट है वो वेल्थ नहीं है, ठीक है। तो अभी वेल्थ क्या है, वेल्थ बाकी जो हम यूज़ करते हैं, जैसे मान लो फूड, ठीक है, जो अक्सर मैं एग्जांपल देता रहता हूँ फूड की, फूड का यूटिलिटी है, हमारा भूखापन दूर करता है, स्कार्सिटी है, ऐसे नहीं है ना, फूड एबंडेंट है, ट्रांसफ़र भी है, ट्रांसफरेबिलिटी भी है, हम मेरा खाना किसी और को दे सकता हूँ, और एक्सटर्नलिटी भी है ना, वो तो इंटरनल कोई फेनोमेनन नहीं है, एक्सटर्नल चीज़ है फूड, इसीलिए फूड वेल्थ है, ठीक है। सिमिलरली क्लॉथ्स वेल्थ है, क्रूड ऑयल वेल्थ है, ठीक है, कि क्रूड ऑयल भी बहुत स्कर्स है ना, तो ये सब चीज़ें हो गया वेल्थ, ठीक है। और बाकी जो मैंने बोला, जैसे सनलाइट, सचिन का टैलेंट, महात्मा गांधी का पेट्रियोटिज्म, ये सब वेल्थ नहीं है, यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्कार्स भी हो सकता है, ठीक है, स्कार्सिटी भी, एबंडेंट नहीं है सब, फिर भी वेल्थ नहीं है, क्योंकि ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है और एक्सटर्नलिटी नहीं है, ठीक है। हालांकि फूड और ये सब क्लॉथ्स, ये सब इनका क्या होता है, यूटिलिटी भी है, स्कार्सिटी भी है, ट्रांसफरेबिलिटी भी है, एक्सटर्नलिटी भी है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें हो गया आपका वेल्थ। अभी जो चौथा कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाऊंगा, प्राइस, ठीक है। प्राइस क्या होता है, मनी वैल्यू ऑफ एनी कमोडिटी इज द प्राइस, कोई भी कमोडिटी का जो मनी वैल्यू होता है, मैंने पहले बताया था कि मनी सिस्टम क्यों लाए थे, पहले एक्सचेंज था, और एक्सचेंज की जो ये होता है इनकन्वीनियंस था, उसको हटाने के लिए हमने मनी सिस्टम लाया, ठीक है ना। अभी मनी सिस्टम में क्या होता है, अलग अलग चीज़ का प्राइस, अलग अलग चीज़ का वैल्यू, जो मनी वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। जैसे 1 लीटर मिल्क, उसका प्राइस कितना होता है, 60 रुपीज़, ठीक है। 1 लीटर पेट्रोल की कितना होता है, 80 रुपीज़ ऑलमोस्ट। तो ये जो मनी वैल्यू होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइस, ठीक है। तो 1 लीटर मिल्क का जो मनी वैल्यू है 60 रुपीज़, 1 लीटर पेट्रोल का जो मनी वैल्यू है 80 रुपीज़, इसीलिए 1 लीटर मिल्क का प्राइस क्या बोलेंगे हम, 60, और 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस बोलेंगे 80 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया प्राइस। जो 5 नंबर कॉन्सेप्ट है, 5th कॉन्सेप्ट,
वो डिमांड, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बहुत ही डिस्कस होता है डिमांड सप्लाई का। डिमांड क्या होता है? द डिजायर ऑफ ए कंज्यूमर फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी कैन बी टर्म्ड एज डिमांड ओनली इफ दैट डिजायर इज बैक्ड बाय पावर टू परचेज इट, ठीक है, समझ गए। कोई कंज्यूमर का डिजायर है किसी चीज को लेने के लिए, मान लीजिए फूड है ना, तो उसको बोलेंगे डिमांड। सिर्फ डिजायर से नहीं होता, उसको लेने का पावर भी होना चाहिए, है ना। जैसे फूड को यहाँ पे लेने के लिए उसका परचेजिंग पावर भी होना चाहिए। है ना। कोई कंज्यूमर का अगर परचेजिंग पावर है और उस कोई चीज़ लेने का और डिज़ायर भी है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? उस कंज्यूमर का डिमांड बोलेंगे। मान लीजिए मुझे अभी खाना लेने का डिज़ायर है ना, एक प्लेट खाना खाने का डिज़ायर है, और उस खाने की क्या भाव है एक मील का? मान लो 200 रुपीज़। तो अगर मेरे पास ये 200 रुपीज़ है और खाना लेने का डिज़ायर है और खाना खाने का भी डिज़ायर इच्छा है, तो बोलेंगे इसका खाने का डिमांड, ठीक है। अभी अगर मुझे बुगाटी लेने का मन है, ठीक है, सबको मन है बुगाटी वेरन, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत मतलब बहुत हाई स्पीड कार है बुगाटी, पर मेरे पास पैसा है क्या बुगाटी लेने का? तो वो डिमांड नहीं बनता, ठीक है। पैसा भी होना चाहिए मुझे, ठीक है ना, मेरा परचेजिंग पावर भी होना चाहिए, तब जाके होगा डिमांड, है ना। डिमांड से क्या होता है? जितना डिमांड बढ़ता है उतना प्राइस बढ़ता है। अभी अगर सबकी मन में है मतलब ये चीज़ लेने, कोई एक चीज़ लेने का, और किसी के पास पैसा नहीं है, तो उसका डिमांड क्या है? ज़ीरो है ना। जब मेरे पास भी पैसा है और एक बंदे के पास पैसा है, दोनों को एक ही चीज़ लेना है, मान लो एक चीज़ है, वहाँ पे एक पेन पड़ा है, मुझे भी पसंद है और उसको भी पसंद है, और दोनों के पास पैसा है लेने का, तो क्या होगा? पेन का डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। पर ऐसा है कि उस पेन लेने के लिए मेरे को भी इच्छा है और मेरे फ्रेंड को भी इच्छा है, पर उसके पास पैसा नहीं है, तो डिमांड तो नहीं है ना। सिर्फ मतलब हमारे बीच में, मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में कंपटीशन नहीं होगा, मैं ही ले सकता हूँ, है ना, तो उतना डिमांड नहीं बढ़ेगा, उतना प्राइस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैं ही सिर्फ ले सकता हूँ, उसका इच्छा है पर पैसे नहीं है, तो इसका डिमांड क्या है? कम होगा, है ना। पर दोनों के पास पैसा है और दोनों को इच्छा है लेने का, तो क्या होगा? पेन का डिमांड बढ़ जाएगा। मैं अगर बोले 40 में लूँगा तो वो बोल देगा 50 में लूँगा, फिर मैं बोलूँगा 60 में लूँगा, है ना। तो ऐसा प्राइस बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ना मतलब डिमांड बढ़ना। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया डिमांड का। जो सिक्स्थ कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा वो है सप्लाई। वो क्या है? द पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस गुड्स विच आर ब्रॉट टू द मार्केट फॉर पर्पज ऑफ सेलिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं सप्लाइंग, और उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? सप्लाई, ठीक है ना। जो प्रोड्यूस गुड है, सब तो मार्केट में लेके नहीं आते ना, हम कुछ अपने ज़रूरत के लिए रख देते हैं। जैसे मैंने बताया था, नया गांव में राइस प्रोड्यूस हुआ, कुछ राइस क्या करेंगे वो लोग अपने ज़रूरत के लिए रखेंगे, बाकी मार्केट में लेके आ जाएंगे बेचने के लिए, ठीक है ना। ये जो मार्केट में मतलब लेके आ जाते हैं बेचने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? सप्लाई, है ना। ये कॉन्सेप्ट हो गया सप्लाई का, ठीक है। तो सप्लाई और डिमांड आप लोगों को बहुत मिलेगा आगे, बस सिंपल ये याद रख लीजिए। डिमांड क्या होता है? मैंने बताया कि अगर किसी के पास डिज़ायर है और परचेजिंग पावर है कोई चीज़ लेने का, तो उसको क्या बोलते हैं? डिमांड। और सप्लाई है कि मतलब जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल है ना, मार्केट में जो अवेलेबल है वो हो गया आपका सप्लाई। अभी इसको मतलब इसके रिलेवेंट मैंने जैसे मार्केट बोला, मार्केट मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में? इन नॉर्मल लैंग्वेज मार्केट रेफर्स टू प्लेस वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड, है ना। नॉर्मल लैंग्वेज में जहाँ पे बाजार जो होता है, मार्केट होता है, जहाँ पे चीज़ें खरीदनी और बेची जाती है, उसको क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स मार्केट डजंट मीन ए पर्टिकुलर प्लेस। इन इकोनॉमिक्स मार्केट मीन्स एन अरेंजमेंट वेयर बायर्स एंड सेलर्स बाई एंड सेल गुड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ओके। मतलब एक सिस्टम है जहाँ पे आप बायर और मतलब जो सप्लायर है वो चीज़ ले सकते और बेच सकते। ऐसे फिजिकल स्पेस की ज़रूरत नहीं, एक सिस्टम है। अगर सिस्टम में कोई एक सिस्टम के ज़रिए वो चीज़ को आप ले सकते और बेच सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? मार्केट सिस्टम। ज़रूरी नहीं कि बस एक बाज़ार होनी चाहिए, एक प्लेस होना चाहिए, ऐसे नहीं।
अगर सिस्टम है, कोई बायर ले सकता है, कोई सेलर बेच सकता है, तो उस सिस्टम को भी हम क्या बोलेंगे, मार्केट। डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। डायरेक्टली क्या होता है, जो बाजार होते हैं, हमारा मार्केट जहाँ पे जाके हम लेते हैं, सब्जी लेते हैं, अपना ज़रूरत की सामान लेते हैं, वो हो गया मार्केट, डायरेक्ट मार्केट। और इनडायरेक्ट मार्केट जैसे स्टॉक मार्केट्स हो गया, ऑनलाइन मार्केट्स, आप लोगों को आजकल पता है ऑनलाइन कितने, मतलब बहुत सारे सामान हम ऑनलाइन में मंगवाते हैं, तो ये सब भी इनडायरेक्ट मार्केट हो गया, ठीक है ना। तो मार्केट मतलब सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं, मार्केट हो गया आपका पूरा सिस्टम, जहाँ पे आप ले सकते हैं, सामान ले भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, है ना। ये हो गया मार्केट का कॉन्सेप्ट। अभी मैं जो 8th कॉन्सेप्ट है वो है कैपिटल, है, ये समझाऊंगा। द मीन्स और अप्लायंस व्हिच हेल्प प्रोडक्शन आर नोन एज कैपिटल, ठीक है ना। जो चीज़ प्रोडक्शन को मतलब हेल्प करता है, जो मीन्स और अप्लायंस है जो प्रोडक्शन को हेल्प करता है, जिस वजह से प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। मीन्स एंड अप्लायंस। मीन्स और अप्लायंस जो प्रोडक्शन को हेल्प करता है ना, जिनकी सहारे प्रोड्यूस होता है ना, उसके क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। जिनकी सहारे प्रोड्यूस होता है, मीन्स और अप्लायंस जिस वजह से प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स, दैट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हिच हेल्प्स इन फर्दर प्रोडक्शन इज नोन एज कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, पीस ऑफ लैंड इज कैपिटल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ए लूम और सीविंग मशीन एंड इम्प्लीमेंट्स आर कैपिटल फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है। जैसे फूड के लिए क्या होता है, कैपिटल। लैंड हो गया, आपको पैसा भी चाहिए सीड्स लेने के लिए, फर्टिलाइजर लेने के लिए, तो ये सब हो गया आपका कैपिटल। ये सब आप, जैसे आप ये सब लैंड और मनी, मतलब मैं उल्टा लिख दिया, ठीक है ना। ये कैपिटल क्या हो गया आपका, लैंड और मनी। लैंड क्यों चाहिए भाई, खेती करने के लिए तो लैंड चाहिए, बिना ज़मीन के थोड़ी होगा। तो लैंड और मनी हो गया, इस पे अगर आप इसको मतलब लगाएंगे, लैंड और मनी को आप यूटिलाइज करेंगे, तो आपको फिनिश गुड्स और फाइनल गुड्स क्या मिलेगा, फूड, है ना। ये फूड प्रोडक्शन होगा, है ना, फूड प्रोडक्शन होगा। इसीलिए लैंड और मनी क्या हो गया आपका, लैंड और मनी हो गया आपका कैपिटल, ठीक है। लैंड और मनी आपका कैपिटल हो गया फूड प्रोडक्शन के, ठीक है। सिमिलरली मतलब मैंने क्या बताया था, लूम, सीविंग मशीन, इम्प्लीमेंट्स आर कैपिटल फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ्स। कपड़े बनाने के लिए आपको लूम चाहिए, सीविंग मशीन चाहिए, इम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये सब हो गया आपका कैपिटल, ठीक है। समझ में आ गया। ये सब प्रोडक्शन में प्रोड्यूस, फाइनल जो प्रोडक्ट होता है उसको फाइनल स्टेज तक लाने के लिए जो ज़रूरी सामानें होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। जो मैं 9th कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो है सेविंग्स, ठीक है। द पोर्शन ऑफ इनकम व्हिच इज नॉट यूज्ड फॉर कंजम्पशन इज नोन एज सेविंग्स। जैसे कोई कमाता है, इनकम करता है, उसका एक पार्ट क्या करता है, कंज्यूम कर देता है, खाना खरीदता है, कपड़ा खरीदता है, अपने कहीं घूमने गया चला गया, वो खर्चा हो गया। जो बाकी रह गया, ठीक है ना, कंजम्पशन के बाद क्या रह गया, जो इनकम हुआ उसके बाद कुछ कंज्यूम हो गया, है ना, कंजम्पशन हो गया, जो बाकी रह गया, है ना, वो क्या हो गया, सेविंग्स, ठीक है, वो सेविंग्स हो गया, ठीक है। जो 10 टर्म है मैं डिफाइन करूंगा, वो हो गया आप लोग का इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, व्हेन कैपिटल इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। समझ में आया। जब कैपिटल कोई प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट व्हाइल इन्वेस्टमेंट इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट, ओके। कैपिटल इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट और व्हाइल इन्वेस्टमेंट इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट। अभी समझ में आएगा, मैं जैसे बताऊंगा। ए लाख ऑफ रुपीज इन द बैंक कैन बी कंसिडर्ड एज कैपिटल, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहा, इसीलिए क्या हो रहा है, वो सेविंग है, वो कैपिटल है। बट वेन दिस मनी इज यूज टू बाई गुड्स टू सेटअप ए फैक्ट्री इट कैन बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इस पैसे से अगर आपने कुछ गुड्स ले लिया, फैक्ट्री बना लिया, तो क्या हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कैपिटल जो होता है वो क्या होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट, और इन्वेस्टमेंट हो गया फ्लो, वो फ्लो हो रहा है ना, पैसे को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है।
मान लो आपके पास सेविंग्स है, पेन भी बड़ा दिक्कत, मान लो आपके पास कुछ सेविंग्स है, ठीक है, उसको आपने प्रोडक्शन में लगा दिया, कोई फैक्ट्री बैठा दिया, तो क्या होगा, उस सेविंग्स से आपका फैक्ट्री बैठा और उससे फाइनल प्रोडक्ट्स मिलेगा, है ना। तो इस वो सेविंग्स क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर वो सेविंग्स मान लो 1 लाख रुपए आपकी बैंक में है, उससे आपने एक फैक्ट्री बैठाया जिससे कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स, मान लो जूते की फैक्ट्री बैठाया, जूता बन रहा है, तो एक फाइनल प्रोडक्ट्स मिल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो 1 लाख का जो सेविंग्स है आपका वो इन्वेस्टमेंट होगा। इसीलिए वो डायनामिक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है ना। अभी अगर उसको आपने यूज़ नहीं किया फैक्ट्री बैठाने में और सिर्फ बैंक में रख दिया, तो फिर आपका कैपिटल है वो सेविंग्स है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं बना, है ना, क्योंकि वो सेविंग्स से कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ना, तो वो रहेगा कैपिटल बन के फिर। और अगर उस सेविंग्स को आपने कुछ प्रोडक्शन में लगा दिया, वो बन गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये हो गया इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। अभी जो फाइनल कॉन्सेप्ट है, 10th कॉन्सेप्ट, वो है आप लोगों का नेशनल इनकम, ठीक है। 10th या 11th कुछ तो होगा, ठीक है। तो नेशनल इनकम पहले ही बताया मैंने, ठीक, कि मतलब पूरा टोटल इनकम, एक कंट्री का पूरा टोटल इनकम होता है नेशनल इनकम। द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम, ठीक है। मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स, ये गुड्स हो गया, ये आपका सर्विसेज हो गया, ये मनी वैल्यू, जो टोटल मनी वैल्यू आएगा, ठीक है ना, ऑल गुड्स और सर्विस का जो टोटल वैल्यू मनी वैल्यू आएगा इन ए फाइनेंशियल ईयर, एक मतलब फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल मनी वैल्यू आएगा उसको हम बोलेंगे नेशनल इनकम ऑफ दैट कंट्री इन दैट फाइनेंशियल ईयर। टोटल मनी वैल्यू मतलब गुड्स जो भी प्रोड्यूस हुआ, कपड़ा हुआ, जूता हुआ, एरोप्लेन हुआ, कार्स हुआ, प्याज हुआ, दाल हुआ, चावल हुआ, सबका जो टोटल वैल्यू होगा, जितना प्रोड्यूस हुआ उसका वैल्यू, प्लस सर्विसेज जो टीचिंग सैलरी, टीचर्स के सैलरी, सोल्जर्स के सैलरी, लॉयर्स के इनकम, सारा मिला के जो टोटल होगा वो होगा आपका टोटल मनी वैल्यू। और एक फाइनेंशियल ईयर में जितना टोटल मनी वैल्यू होगा वो होगा नेशनल इनकम, ठीक है। तो इसके साथ सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अभी आखिरी दो मतलब चीज़ है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये दो चीज़ क्या है ये बताऊंगा और इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। Microeconomics discusses the economic behavior of persons or organizations in an individual manner, ठीक है ना। in an individual, आप पर्सन या तो ऑर्गेनाइजेशन कोई, आप फैमिली में मतलब पूरा फैमिली को लेके कैसे इकोनॉमिक बिहेवियर मतलब कैसे आप ये मतलब ये बिहेवियर नहीं है हमारा जो मतलब नॉर्मल बिहेवियर नहीं, इकोनॉमिक बिहेवियर, कोई स्कर्सिटी हुआ, कोई रिसोर्स कम हुआ, पैसा आपको ज़्यादा इनकम हुआ या तो कम इनकम हुआ, आप क्या ले रहे हैं, कैसे सेविंग कर रहे हैं, कितना जमा कर रहे हैं, क्या चीज़ ले रहे हैं, कैसे स्पेंड कर रहे हैं, ये सब हो गया पर्सनल और, ठीक है ना, पर्सनल इकोनॉमिक बिहेवियर, है ना। तो ऐसा पर्सनल या तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन या तो इंडिविजुअल पर्सन इकोनॉमिक बिहेवियर होगा, उसको डिस्कस करेंगे हम क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स का इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है पर्सनल और इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर, ठीक है। दूसरा आपका आ गया मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर जो है वो है मतलब एक मैक्रो लेवल पे, ठीक है। द एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ ए कंट्री और द बिहेवियर ऑफ ऑल कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। टोटल जो पॉपुलेशन एक कंट्री का, मान लो इंडिया का, ठीक है, तो टोटल एवरेज जो इकोनॉमिक बिहेवियर मैंने बता दिया, स्पेंडिंग, इनकम के हिसाब से स्पेंडिंग और क्या क्या कर रहा है, जमा कर रहा है, वो है। तो टोटल पॉपुलेशन का, तो पूरा इंडिया का मान लो एक पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है उनका एवरेज जो इकोनॉमिक बिहेवियर है वो हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। बड़ा और छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, तो वैसा ही है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा ऑफ ए कंट्री इज इंक्लूडेड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंडिविजुअल वायरस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एग्रीगेट, ठीक है। तो इसके साथ आप लोगों का ये क्लास जो है मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर जो है, ठीक है ना, बेसिक जो चैप्टर है मैंने बताया था इसका, इस बुक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ
इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो मैम इसको गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देगी पूरा वीडियो। ठीक है, आप लोग को डाउट होगा तो वहाँ पे पूछ सकते हैं, मैम बता देगी डाउट, या तो मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया इसके साथ, और ये पूरा वीडियो देख लेना। कोई डाउट वगैरह हुआ तो पूछ सकते हैं मुझे या तो मैम को। मैम इसको मतलब ये वीडियो उनकी मतलब गूगल क्लासरूम से आप लोग को भेज देगी। और इसके बाद अगर ये आप देखना चाहते हैं ये वीडियो फिर से, मतलब पूरा वीडियो आपको एकेडमी ओपन एयर, ठीक है, फेसबुक पेज है एकेडमी ओपन एयर, यूट्यूब चैनल है एकेडमी ओपन एयर। ठीक है, ओपन एयर एकेडमी नहीं है, एकेडमी देख लेना, एकेडमी ओपन एयर। ठीक है, फेसबुक पेज में या तो यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।